आज अपन बात करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण की। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपन इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले देखते हैं कि पिछले 10 सालों का किस प्रकार का ट्रेंड रहा है। देखो, यूपीएससी ने 2016 से 2018 तक अवधारणात्मक प्रश्न पूछे हैं। जैसे कि पूछ लिया अम्ल वर्षा क्या होती है, बायोलॉजिकल डिमांड क्या होती है, मतलब बेसिक्स के बारे में पूछती थी। लेकिन अब यूपीएससी 2019 और 2021 में उनका अनुप्रयोग पूछने लग गई और कोई भी फैक्ट वगैरह पूछने शुरू कर दिया। जैसे कि पूछ लिया कि ऑटोमोबाइल का निकास वगैरह, तंबाकू का धुआं वगैरह, लकड़ी, मतलब इस प्रकार के फैक्ट वगैरह पर ज़्यादा पूछने शुरू कर दिया। लेकिन अब यूपीएससी ने बेसिक्स भी पूछ चुकी है, फैक्ट भी पूछ चुकी है। अब वो पूछ रही है, ध्यान दे रही है कि इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं वगैरह है, नियामक ढांचा वगैरह क्या है, या कोई नया प्रदूषक उभर रहा है तो उसके बारे में वो ज़्यादा पूछ रही है। देखो, उसने अब नियामक ढांचा बना रखे हैं, 10-10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि कर रखे हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा ना। तो अब ज़रूरी है ना इनके बारे में देखना कि इनका विश्लेषण किया जाए कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो नियामक ढांचा पर यूपीएससी ज़्यादा ध्यान दे रही है फिलहाल। अपन जो बेसिक्स हैं उनको भी तैयार करेंगे, लेकिन साथ में अपन 2026 के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे अपन देखेंगे कि अम्लीय वर्षा, ओजोन, इनके घटक वगैरह क्या है, तो साथ में ये भी देखेंगे इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। क्योंकि 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक यूपीएससी पूछने की संभावना है वो ये है, तो अपन इनको भी देखेंगे। अपन देखेंगे कि एनसीपी के 2026 के लिए नए लक्ष्य क्या है, जो फोर एवर केमिकल होते हैं वो क्या है, इनका गठबंधन ये नष्ट होते हैं या नहीं होते, इनको भी देखेंगे अपन। और 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट संधि वगैरह या कोई कानून वगैरह बनाया गया है, नियामक ढांचा वगैरह, तो अपन उनको भी देखेंगे। तो अभी मैं ये पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप कमेंट कर देना। लेकिन उससे अभी ये काफ़ी बड़ा है ना, तो अपन ज़्यादा देर अपन वो देखेंगे, शॉर्ट रिविज़न कर सकें उनका, है ना। तो अपन इनको शॉर्ट नोट्स से पढ़ेंगे। यदि आपके पास टाइम हो तो आप इसको पढ़ लेना। बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। अपन देख के आ गए थे कि यूपीएससी 2016 से लेकर 2025 तक किस प्रकार से प्रश्न पूछती है, उसका ट्रेंड किस प्रकार का है। लेकिन अब देख लेते हैं वायु प्रदूषण कौन सा होता है। देखो, अपन इसको साइंटिफिक तरीके से अपन सिंप्लीफाइड करके पढ़ेंगे। जैसे अपन देखेंगे कि किस वजह से होता है, कौन कौन से घटक वगैरह है, इनका उपाय क्या करना चाहिए, इनसे बीमारी वगैरह क्या है ना, तो इस क्रम में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अपन देखते हैं पहले तो जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, यानी जो कण वगैरह होते हैं ना, उनकी बात करें। ये PM2.5 और PM10 क्या है, यानी PM2.5 यानी माइक्रोमीटर से कम, और ये PM10 यानी इससे कम वाला, है ना। तो ये किस किस कारण का निर्माण होता है, जो प्राथमिक कारण कौन सा है और द्वितीय कारण कौन सा है। प्राथमिक निर्माण धूल वगैरह हुई, है ना, जो धूल के कण वगैरह हुए ये अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं श्वास के द्वारा अपने बल। और जो 2.5 होता है ये अपने खून में भी चला जाता है, तो इससे अस्थमा का रोग होता है, हृदय रोग होता है, कैंसर वगैरह हो सकता है। तो ये काफ़ी हानिकारक है। होता किस किस से है, जैसे कोई धूल वगैरह हुई, पराली जलाते हैं, वाहनों के कारण और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण जो पार्टिकुलर मैटर होते हैं उनका निर्माण होता है। दूसरा इनका कारण क्या है, तो सल्फेट और नाइट्रेट एरोसोल, ये अमोनियम के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनियम के साथ क्रिया करके नाइट्रेट एरोसोल बनाता है, और ये सल्फेट एरोसोल ये है, मतलब किसी और के साथ क्रिया करके जो बन रहा है ना, निर्माण हो रहा है ना, उनको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक यानी सीधे जिनका निर्माण हो रहा है, द्वितीयक किसी और के द्वारा उनका निर्माण किया जा रहा है। पता चल गया इनसे कौन कौन सी बीमारी हो रही है। तो ये ध्यान रखना, बीमारी किससे कौन सी बीमारी हो रही है। यूपीएससी पीवाईक्यू में देखा जाए तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछी थी वो, कि इनके घटक कौन कौन से, इनका निर्माण किससे होता है और बीमारी कौन सी होती है। अब देखते हैं। देखो, ओजोन होती है, ओजोन एक अच्छी भी होती है और एक बुरी भी होती है। जब ये समताप मंडल में होती है तो अच्छी होती है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरण होते हैं उनको ये रोकती है। लेकिन जब ये अपने सौरमंडल में आ जाती है, यानी धरातल के समीप आ जाती है, तो ये हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि ये फसल की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को भी कम कर देती है, और मानव के फेफड़ों के जो ऊतक वगैरह होते हैं उनको भी नष्ट करना शुरू कर देती है। तो काफ़ी हानिकारक है। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड जब प्रकाश की उपस्थिति के अंदर वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के साथ क्रिया करता है ना, तो ओजोन का निर्माण होता है। जो सतह के पास जो ओजोन होती है, ध्यान रखना, ओजोन का दोहरा चरित्र है। समताप मंडल में ये अच्छी है और सतह के पास या सौरमंडल में ये खराब, अपने लिए हानिकारक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की। देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है। जब अपन उच्च तापमान पर ईंधन का दहन करते हैं ना, जैसे कार का इंजन हुआ या थर्मल पावर प्लांट वगैरह हुआ, तब नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब अमोनियम के साथ क्रिया करती है तो नाइट्रेट एरोसोल बनाती है, जो पार्टिकुलर मैटर का निर्माण करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा जल में घुल जाता है तो अम्ल वर्षा होती है। ओजोन का निर्माण कर रहा था ना, अपन ने भी देखा था कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन का निर्माण करता है प्रकाश की उपस्थिति में। देखो, सब इंटरलिंक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पीएम मीटर का भी निर्माण करता है और ओजोन का भी निर्माण करता है, और PM 2.5 का भी निर्माण करता है। इससे होता क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से चलो अम्ल वर्षा तो हो गई, ओजोन का निर्माण भी हो गया, लेकिन सीधा क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है कि पत्तियों की जो क्लोरोफिल होता है ना, जिनकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन वगैरह बना पाती हैं, उसको नष्ट करता है ये। तो जब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा तो पेड़ों को नष्ट होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी ना, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड अमोनियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फेट एरोसोल, जो कि PM 2.5 और PM 10 का निर्माण करती हैं। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का कोयला और तेल के जलाने के कारण, या फिर जो धातु गलाने वाले जो संयंत्र होते हैं उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। ध्यान रखना, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सभी का ध्यान रखना। और आपने सुना होगा कि जो ताजमहल अपना वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। तो पीला होने की वजह क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, स्टोन लेप्रेसी, यानी ताजमहल का पीला पड़ने वाला, या फिर अम्ल वर्षा भी करता है ये। नाइट्रोजन ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। अब बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया वही है जो अपन इतनी देर से बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अमोनिया मिलके नाइट्रेट एरोसोल बनाता है, तो ये NH3 अमोनिया है। तो अमोनिया किसके कारण उत्पन्न होता है, देखो कृषि के क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र में जो पशुधन का जो अपशिष्ट होता है या फिर उर्वरक का जो उपयोग करते हैं, इनकी वजह से अमोनिया का निर्माण होता है, या जो वायुमंडल में अमोनिया स्रावित होता है, या यूरिया निर्माण का जो संयंत्र होते हैं वहाँ से अमोनिया का निष्कासन होता है। इससे क्या होता है, अमोनिया से इससे होता है यूट्रोफिकेशन। आपको पता है ना यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन है संपोषण। ये क्या होती है कि देखो, कोई एक झील है, ये एक झील है, इस झील में जब अमोनिया या नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह जब इसमें अधिक पोषण तत्व तक जाएंगे तो यहाँ पर शैवाल का विकास होगा। जब शैवाल का विकास होगा तो ये शैवाल पूरी सतह को ढक देगा, तो जो अंदर ऑक्सीजन वगैरह है वो कम होना शुरू करेगी, क्योंकि और अधिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसका वायुमंडल के साथ संपर्क टूट चुका है। क्यों, क्योंकि बीच में शैवाल की परत आ गई है। तो जो यहाँ के जीव होंगे उनको ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके कारण ये भोजन बना पाते हैं, वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब उनको भोजन नहीं बना पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे, उन्हें नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो जैसे वो नष्ट होंगे तो उनका विघटन होगा, और विघटन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए। तो पहले से ऑक्सीजन कम थी, अब उनका विघटन करने के लिए ऑक्सीजन और अधिक चाहिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से कम होना शुरू करेगी। तो जैसे ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से कम होना होगी तो जो बाकी जो बचे हुए जीव थे, इसमें जीव थे, उनको ऑक्सीजन और कम मिलना शुरू हो जाएगी, तो वो तेज़ी से नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो तेज़ी से नष्ट होने लगेंगे तो और उनको विघटन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अंत क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जब ऑक्सीजन यहाँ पर समाप्त हो जाएगी तो ये जीव है, इनका विघटन भी नहीं हो पाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये सड़ने और गलने लगेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ नाले वगैरह होते हैं जहाँ पर अपशिष्ट वगैरह निकलता है, तो उनमें बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा आती रहती है ना, और वो काला हो जाता है पानी, तो वो होता है न्यूट्रिफिकेशन। तो अमोनिया क्या करता है, न्यूट्रिफिकेशन की जो गति है उसको तेज़ कर देता है। ये अपन ने
इन्वायरमेंट की जो पहले वाला टॉपिक है उसमें अपन ने कवर कर लिया था। उसमें अपन ने देखा था कि किस कारण होता है, इसका परिणाम क्या है, इसको सही करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वगैरह। अब बात करते हैं जो कार्बन होता है ना, जैसे ब्लैक कार्बन या ब्राउन कार्बन, दो प्रकार का होता है। कार्बन तो ग्रीन कार्बन भी होता है और बाकी पर्पल कार्बन वगैरह होते हैं, लेकिन वो कार्बन को संग्रहित करने के प्रकार के रूप में है। लेकिन जो सीधा जो कार्बन होता है वो दो प्रकार से है, एक तो ब्लैक कार्बन के रूप में और ब्राउन कार्बन के रूप में। ब्लैक कार्बन यानी शुद्ध कालिक, सौर ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेता है, जो ऊष्मा होती है ना सौर ऊर्जा की, उसको अवशोषित कर लेगा। अब बताओ, जब ये सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और जाके बर्फ़ के ऊपर जम जाएगा कहीं पर, तो सौर ऊर्जा अवशोषित करने के कारण ये गर्म रहेगा ना, तो बर्फ़ को ऊष्मा मिलेगी, ये पिघलना शुरू हो जाएगी, तो ये बर्फ़ के एल्बिडो को कम कर देता है। एल्बिडो वही तो होता है ना कि जो सूर्य प्रकाश है उसको कितनी मात्रा में वापस लौटा पाया, तो ये एल्बिडो कम कर देता है, क्योंकि इस बर्फ़ के ऊपर जमने के बाद ये ऊष्मा का अवशोषण करना शुरू कर देता है। जीवाश्म ईंधन के कारण इसका निर्माण होता है। और वहीं जो ब्राउन कार्बन है, ये बायोमास का जो जब सुलगती रहती है ना, जो लकड़ी है वो धीरे धीरे सुलग रही है, तो हो रहा है ब्राउन कार्बन, है ना। आपने देखा होगा, यदि आपने कभी लकड़ी को जलते हुए देखा होगा तो वो जब सुलगती है तो ब्राउन कार्बन का उत्सर्जन होता है। और जब पूर्ण दहन होता है तो ब्लैक कार्बन, जो बिल्कुल काला काला होता है। ये ब्राउन कार्बन क्या करता है, ये पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। देख ध्यान रखना दोनों में अंतर, ये कर रहा है सौर ऊर्जा का अवशोषण, ये कर रहा है पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण, है ना, जिसको ओजोन अपनी समताप मंडल में ओजोन रोकती है ना, उसका अवशोषण करता है। और ये ब्राउन क्लाउड का निर्माण करता है। अब पता चल गया, जब ब्राउन ये प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषण करेगा तो कितना हानिकारक है। और ये ब्लैक कार्बन जब सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है तो बर्फ़ का एल्बिडो कम हो रहा है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी तेज़ी से बढ़ रही है, समुद्र का स्तर तेज़ी से बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ये अपने प्रदूषण के घटक वगैरह थे, कौन सा प्रदूषण से क्या बीमारी होती है वगैरह, तो अपन ने देख लिया। और इनका विकास प्रकार या निर्माण वगैरह किस प्रकार होता है वो तो अपन ने देख लिया है। अब देखते हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है। देखो, एक है सफर, SAFAR, ये क्या है, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली। कौन जारी करता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपने क्या ध्यान रखना है, इसको जारी कौन करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन कौन से प्रदूषकों को ध्यान में रखते हैं, PM 2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, मीथेन, मरकरी वगैरह को ये इन सभी घटकों को ये देखती है कि कौन सा घटक किस मात्रा में वातावरण में है, और फिर ये अपना सूचकांक जारी करती है। तो ये प्रदूषक कौन से, PM 2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, मीथेन वगैरह, ये सब इसके प्रदूषण घटक वगैरह है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS। इसको जारी कौन करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ध्यान रखना, इसको जारी करती है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और NAAQS को जारी कौन करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसको शक्ति वगैरह कहाँ से प्राप्त है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ध्यान रखना, UPSC फैक्ट के रूप में एक ऑप्शन के रूप में ये दे सकती है कि इसको शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त है। कितने प्रदूषकों की निगरानी करता है, ये 12 प्रदूषकों की निगरानी करता है। अंतर अपने को मुख्य ध्यान रखना है, एक को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ध्यान रखना वायु गुणवत्ता की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्यावरण मंत्रालय जारी करेगा, नहीं, ये जारी करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को कौन जारी करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसी के आधार पर जो भी अपडेट हुआ है 2024 से 2026 का अपडेट हुआ है उसको देखेंगे, ध्यान रखना। जो राज्य वगैरह है या जो सिटी वगैरह है वो इन 12 प्रदूषकों के मानक जो निर्धारित करती है, ये CPCB द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसको जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको चिन्हित किया जाता है। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये आया था स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा, जो मोदी जी ने चलाया था ना। जारी कौन करता है, पर्यावरण मंत्रालय। अपने पास 3 सूचकांकों को, तीनों को अलग अलग जारी करता है। पर्यावरण मंत्रालय है जो पर्यावरण से सीधा जुड़ा है, तो ये देखो प्रदूषण पर्यावरण से जुड़ा है ना, इसको जारी केवल एक को ही जारी कर रहा है,
पर्यावरण मंत्रालय वायु गुणवत्ता सूचकांक को। इसमें 8 प्रदूषक देखते हैं। कौन कौन सा? जो पीएम मीटर वगैरह देख के आए थे ना, तो 10 और 2.5 हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड अपन ने देख लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनियम और लेड। इन 8 प्रदूषकों के आधार पर ये सूचकांक जारी करता है कि कौन सा शहर कितना प्रदूषित है। इसको जारी कौन करता है? ऐसे FAR को जारी कौन करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। NWQS को जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि ज़्यादातर अपन इसी को देखते हैं, उसको जारी कौन करता है? स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय। अब देखते हैं वायु प्रदूषण के लिए जो कौन सा संस्थागत ढांचा और नीतियाँ बनाई गई हैं। ये अपडेटेड है, UPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की 2019 और 2025-26 का अपडेटेड देख रहे हैं अपन। 2019 में आया था, लेकिन इसका अपडेटेड देख रहे हैं 2025-26 वाला। देखो, ये राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम ये क्या तय कर रहा है कि अपन 2017 तक अपना जो प्रदूषण है वो 20 से 30% कम कर लेंगे। अपन ने जब भी देख के आए थे ना PM 2.5 और PM 10 को, इसने लक्ष्य तय किया कि अपन 2024 तक PM 2.5 और PM 10 को 20 से 30% कम कर लेंगे। किसकी तुलना में कम करेंगे? कोई आधार वर्ष तो चाहिए ना, आधार वर्ष है 2017। अब इसको अपडेट करके क्या कर दिया गया कि अपन 2026 तक इसमें 40% कमी कर लेंगे। पहले कितनी कमी कर रहे थे? 20 से 30%, अब 40% इसमें कमी कर लेंगे। कौन से शहरों में लागू है ये? 131 शहरों में। उन शहरों क्या बोलते हैं? नॉन अटैचमेंट सिटीज। ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी होती हैं? जो भी मैंने बताया था कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जो NWQS मानक तैयार किए गए हैं, इनका निर्धारित सीमा तैयार की गई है, इसको जब कोई पालन नहीं करता और इससे अधिक, इन 12 प्रदूषकों की मात्रा इससे अधिक है, तो उनको शामिल किया जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंतर्गत। वर्तमान में कितने शहरों को कवर किया गया है? 131 शहरों को कवर किया गया है। यानी 131 शहरों में अपन 2026 तक 40% से कमी कर लेंगे। किसमें? PM 10 और PM 2.5 में। इसको निगरानी कौन करेगा? इसको निगरानी की जाएगी प्राण पोर्टल के द्वारा। प्राण पोर्टल ये अभी अपना साइंस टेक से जुड़ गया है ना, ये अपना प्रदूषण से जुड़ गया, अपना अपडेटेड हो गया है, तो ये अपना इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है UPSC 2026 के लिए। अब बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इसने क्या क्या किया है? इस जन जागरूकता के लिए बायोमास अपशिष्ट नियंत्रण, सड़क की धूल वगैरह, वाहन उत्सर्जन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अपडेटेड है, 2024-25 का है, तो ध्यान में रखना। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM कब आया था? ये 2021 में। ये है क्या कि जो अपना NCR है ना, NCR का एरिया, उसके अंदर जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे तो उनको किस प्रकार कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए ये बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था। कि कोई कानूनी ढांचा तो होना चाहिए ना, कि जो बिल्कुल जब प्रदूषण की मात्रा अधिक तेज़ी से बढ़ जाएगी तो उसको फॉलो किस प्रकार किया जाएगा। तो अभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी जो आपने देखा होगा दिसंबर के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था। प्रदूषण के 2 कारण थे, एक तो अपने स्थानीय कारण थे, दूसरा कारण था जो इथियोपिया के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था 10,000 साल बाद, उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि उसकी वजह से प्रदूषण क्यों बढ़ा था दिल्ली के अंदर, और वो ज्वालामुखी का नाम क्या है। क्योंकि UPSC करंट के टॉपिक को ही पर्सन में पूछती है। यदि उसको ज्वालामुखी से कोई पर्सन पूछना होगा तो वो उसको पर्यावरण से लिंक करके पूछ सकती है, कि ज्वालामुखी का नाम पूछ सकती है और उसका प्रभाव किस प्रकार से हुआ था या किस प्रकार से होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है। अब देखते हैं जो ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बनाया गया था, इसका एक्शन प्लान है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यानी वो देखेगी कि कौन से क्षेत्र में कितना, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर वो कुछ निर्णय लेगी, तुरंत निर्णय ले सकती है। जैसे स्टेज 1 में आता है एयर क्वालिटी जब 201 से 300 के बीच में होगी तो वो निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को बंद करा देगी और धूल को नियंत्रित करने का कार्य करेगी। स्टेज 2 के अंदर, स्टेज 2 कब आएगी? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से लेके 400 के बीच में हो जाएगा, तो जो डीजल जनरेटर सेट होते हैं उनको प्रतिबंधित
कर दिया जाएगा ताकि और अधिक कालिक वगैरह उत्पन्न ना हो। आपको पता है ना इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो कालिक वगैरह कार्बन वगैरह उत्पन्न होता है। स्टेज 3, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450, ध्यान रखना अब तक 100 था, अब 450 तक होता है तो पेट्रोल और डीजल के जो चार वाहन होते हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा और निर्माण कार्य, कोई नया निर्माण वगैरह प्रतिबंधित हो जाएगा। और जब 450 से ऊपर हो जाए तो दिल्ली के अंदर ट्रकों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे और वर्क फ्रॉम होम का शुरू हो जाएगा, यानी अपने घरों से बाहर निकलने को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जल और मृदा प्रदूषण के बारे में। देखो अपन देखेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं और इनसे रोग कौन सा होता है। जो पारा होता है वो कोयला आधारित बिजली संयंत्र, थर्मोमीटर और ई कचरा से उत्पन्न होता है। इससे रोग होता है मिनीमाता रोग। एक सेकंड रुकना। तो अपन बात कर रहे थे जल और मृदा प्रदूषण के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2026 में देखें तो 1% पूछने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि हर साल यहाँ से परसेंट पूछती है ये। किस वजह से होता है ये? कोयला आधारित बिजली संयंत्र, थर्मामीटर और ई कचरा से। इस पारे से रोग कौन सा होता है? मिनीमाता रोग। यूपीएससी पीवाईक्यू का 2023 का प्रश्न है शायद, उसने पूछा था कि पारा की वजह से कोई भी रोग नहीं होता। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं ना, वो काफ़ी इजी सवाल होते हैं, क्योंकि आप सोचो ना यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी प्रदूषक की वजह से कोई नुकसान ना हो। यार अपने को नहीं पता, चलो कोई बीमारी अपने नहीं सुनी है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपन ना ही देखें, तो संभावना है ना। तो इन प्रश्नों को कॉमन सेंस के आधार पर सोल्व करने की कोशिश किया करो। दूसरा प्रदूषक है कैडमियम। ये किससे निकलता है? निकिल और कैडमियम की जो बैटरियाँ होती हैं फास्फेट के कारण और सीवेज का जो कीचड़ वगैरह होते हैं उसके कारण कैडमियम का उत्सर्जन होता है और इससे रोग होता है ईटाई रोग। यूपीएससी मिलान को लेके पूछ सकती है, जैसे एक तरफ दे देगी पारा, एक तरफ दे देगी कैडमियम, शीशा दे देगी और सामने दे देगी इनसे ये रोग होता है। फिर क्रॉस करके मिलाने के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है, तो ध्यान रखना। शीशा, इसका उत्सर्जन किससे होता है? पेंट, पुरानी पाइपलाइन, बैटरी या सौंदर्य प्रसाधन। एक मिनट, सौंदर्य प्रसाधन। और इसका बीमारी क्या है? मस्तिष्क विकास में बाधा। ओ माय गॉड, चलो आपको थोड़ा सा जोक के टाइप में, जो सौंदर्य प्रसाधन होता है यानी जो मेकअप वगैरह की, मेकअप के लगाने से बीमारी कौन सी होती है? मस्तिष्क विकास में बाधा होती है। तो ब्रेन विथ ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। शीशे से कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क विकास में बाधा और एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं आर्सेनिक। देखो आर्सेनिक ध्यान रखना, एक फैक्ट बताता हूँ, ये अपने पूरे भारत में ज़्यादातर नहीं है, ये इसकी अधिकतर मात्रा है पश्चिम बंगाल और असम में। असम और पश्चिम बंगाल में इसकी जल में मात्रा अत्यधिक है। इससे रोग होता है ब्लैक फुट डिजीज। आप गूगल करके देखना ब्लैक फुट डिजीज कितना बुरा रोग है। और त्वचा का कैंसर होता है, किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से। ये आता कैसे है? ये प्राकृतिक रूप से चट्टानों में होता है जो जल के अंदर घुल जाता है, या फिर जो कीटनाशक का यूज करते हैं उसके कारण भी आर्सेनिक उत्पन्न होता है। जब कीटनाशक वगैरह का यूज़ करने के बाद वो जल के अंदर चले जाते हैं या भूमि के अंदर रहते हैं ना, तो आर्सेनिक का निर्माण वगैरह होता है और इससे रोग होता है ब्लैक फुट डिजीज और त्वचा का कैंसर। फ्लोराइड, फ्लोराइड तो लगभग सभी जगह पर है, हमारे भी यहाँ पर काफ़ी फ्लोराइड है। ये होता क्या इसकी वजह से होता है? ये जो धरती के अंदर जो खनिज वगैरह है ना,
वो जब जल के अंदर घुल जाते हैं, भूजल से होता है ये, भूजल में पाया जाता है। और इसे रोग कौन सा होता है? फ्लोरोसिस। बात करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम भाई, यूरेनियम कितना खतरनाक है ना। यूपीएससी पीटी का पर्सन भी है, ध्यान रखना। यूरेनियम खतरनाक है। उसने पूछा था यूरेनियम क्या, उसने पूछा था जल में प्रदूषक कौन कौन से पाए जाते हैं, यूरेनियम का ऑप्शन भी था। कॉमन सेंस से देखे तो अपन उसको गलत कर सकते हैं, यार यूरेनियम यार कितना खतरनाक धातु होती है, अपन तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम मात्रा में पाई जाती है वो तो इसलिए उसको ऑप्शन को गलत कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखना, यूरेनियम भी भूजल के अंदर एक प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। इससे क्या होता है? किडनी को नुकसान होता है। कहाँ पर पाया जाता है? भूजल में, ग्रेनाइट चट्टानों से और परमाणु संयंत्रों के जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पर यूरेनियम की उपस्थिति पाई जाती है। पारस रोग होता है मीनामादा रोग, केडमियम से रोग होता है इटाइटाई रोग, सीसी से रोग होता है मस्तिष्क विकास में बाधा, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज त्वचा का कैंसर होता है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है, और यूरेनियम से किडनी को नुकसान वगैरह पहुँच सकता है। अब अच्छा प्रदूषकों को देखें, इनके रोग कौन से होते हैं वो ध्यान रखना। जो उपचार की जो तकनीक है, बायो वेटिंग टेक्निक और बायो ऑगमेंटेशन तकनीक। देखो बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि जो एक जीव पाया जाता है, जैसे जीव का नाम है ओयल जेपर। ये क्या करते हैं, जब समुद्र के अंदर जब जेल वगैरह है, जल क्षेत्र में जब तेल का रिसाव वगैरह हो जाता है, यहाँ पर तेल का फैल गया, मान लो जब कोई जहाज़ तेल लेके आ रही है उसकी वजह से तेल का रिसाव हुआ और तेल फैल गया, तो क्या किया जाता है, ओयल जेपर जीव को वहाँ पर छोड़ा जाता है। वो जीव क्या करते हैं, उस तेल को खाने लग जाते हैं, तो प्रदूषण, जो तेल का जो प्रदूषण था वो नष्ट हो जाता है। तो ये बायो ऑगमेंटेशन में ओयल जेबर जीव वगैरह होते हैं ना, उनको छोड़ा जाता है ताकि वो तेल को खा सकें, क्योंकि उनका मुख्य काम तेल को खाना ही होता है। बायोटिंग में क्या होता है, इसमें जब जो वायुमंडल है उसमें हवा वगैरह को अवशोषित करके और फिर कुछ कार्बन के जो पदार्थ वगैरह होते हैं उनको निकाला जाता है। और जो धरती वगैरह होती है, जल वगैरह हुआ ना, भू क्षेत्र स्थल वगैरह, उसमें जब हवा को सीधा छोड़ के वगैरह, तो साइंटिफिक तरीके से कुछ संयंत्रों के द्वारा प्रदूषकों को कम करने की कोशिश की जाती है। तो जैव उपचार तकनीक है, ये अपने इस नोट्स में अच्छे से सारे और भी जो भी तकनीकें हैं उनको भी मेंशन किया हुआ है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, जैव उपचार की तकनीक बायोवेटिंग हो गई, मिट्टी में हवा वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह को, पोषक तत्वों को इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो स्वदेशी जो वहाँ का जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको नष्ट किया जा सके, है ना। बायोस्पायरिंग और फाइटो रेडिएशन, ये सब आपको देख लेना है ना। और एक्सिटू, इंसिटू और एक्सिटू का पता है ना। इंसिटू का मतलब हो रहा है कि उसी जगह पर है, जो स्थान है ना उसी स्थान पर है, उसको कोई उपचार करने का तरीका अपनाया जा रहा है। और एक्सिटू यानी उसी स्थान से बाहर दूसरी जगह, है ना। तो इन दोनों का अंतर भी ध्यान रखना, और आप इसको पीडीएफ से देख लेना ना। अपन अब बात करते हैं आगे, प्लास्टिक प्रबंधन अपशिष्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में इसको संशोधन किया गया था। देखो पहले क्या था कि कानून के द्वारा ये तय किया गया है कि जब 2022 में आया था ना, आपको पता होगा, उस टाइम काफ़ी ये चला था कि जो अपनी जो पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह, कैरी बैग वगैरह अपन यूज़ करते हैं, तो उसको जो एकल सिंगल प्लास्टिक वगैरह उपयोग वाला है उसको ख़त्म किया जाए। तो कानून के द्वारा इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन जो संशोधन 2024 में किया गया है उसमें क्या किया गया है कि जो प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल तो होनी ही चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जैविक प्रक्रिया द्वारा वो विघटित हो जाए, यानी नष्ट हो जाए। आपको पता है कि जो पॉलीथीन की पन्नियाँ वगैरह होती हैं एकल यूज वाली, वो हज़ारों सालों तक भी पर्यावरण में ऐसे कैसे बनी रहती है, वो नष्ट नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग करो जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी आसानी से वो नष्ट हो जाती है। लेकिन 2024 में संशोधन करके क्या किया गया कि वो माइक्रो प्लास्टिक भी न छोड़े। माइक्रो प्लास्टिक यानी जब वो उसका विघटन हो रहा है तो जो छोटे छोटे उसके कण वगैरह हैं वो भी न छोड़े, क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। ये अपने खून के अंदर चले जाते हैं और जो अपनी हार्ट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना वगैरह रहती है, या अपने मस्तिष्क में चले जाते हैं। तो 2024 में संशोधन किया गया कि जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित तो होना ही चाहिए, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक भी न छोड़े, यानी अपशिष्ट के रूप में वो कुछ भी ना छोड़ते हो। इस प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। जो कैरी बैग होती है उसकी मोटाई होनी चाहिए 120 माइक्रोन। एकल प्लास्टिक का बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको बिल्कुल भी उपयोग न किया जाए। यूपीएससी PYQ में प्रश्न पूछा गया था विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के बारे में।
विस्तारित, देखो इसका नाम ही देखो, PYQ में जो पूछा गया था, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, यानी जो निर्माता है ना उसका उत्तरदायित्व की बात चल रही है और इसको विस्तारित किया गया है, यानी और ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो एक बात देखो, क्या इसमें उपभोक्ता के लिए कुछ होगा क्या? ऐसा थोड़ी होगा कि यार उपभोक्ता है उसको जो अपना ई कचरा वगैरह होता है, जो प्लास्टिक वगैरह होता है, उसको खुद ही उसका पुनरुपचार करे, उसका पुनर्निर्माण वगैरह करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी तो किसको दी जाएगी? जो खुद बना रहा है, जो बना रहा है ना उसी को दिया जाएगा कि आप जो अपशिष्ट वगैरह होते हैं इसकी वजह से उसको तुम खुद ही पुनर्निर्माण वगैरह करो या उसका विघटन वगैरह की कुछ प्रक्रिया निर्धारित करो। तो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू किया गया है, यानी एक सीमा से अधिक जब कोई प्रदूषण उत्पन्न करेगा तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, यानी मेरी लिमिट है 100 प्रदूषण करने की, मतलब वो तय किया जाएगा कि हाँ इससे नुकसान नहीं हो रहा। यदि मैं इससे ज़्यादा कुछ प्रदूषण वगैरह कर रहा हूँ, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण कर रहा हूँ, तो मैं उसका मुआवजा दूंगा। तो जो ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट वगैरह है ना उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। शहरी स्थानीय निकाय, ध्यान रखना, जो बायो प्लास्टिक जो अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2024 है उसका जो नियंत्रण वगैरह कौन करेगा? वो जो गाँव के स्तर में ग्राम पंचायत और शहरों के स्तर में शहरी स्थानीय निकाय। अब खुद सोचना यार कि आपको देखना है कि एकल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित लगा है नहीं लगा, जो प्लास्टिक का यूज होता है बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, जो वहाँ के जो निर्माता वगैरह है वो अपना विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, ध्यान रखना इसको अपन आगे EPR ही बोलेंगे, उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये कौन देखेगा? ऐसा तो है नहीं कि राज्य स्तर पर कोई एक संस्था बना दी जाएगी वो इसका निरीक्षण कर रही है, नहीं, इसका निरीक्षण कौन कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि उसके गाँव में इसका पालन किया जाए। शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है कि उसके शहर में अपशिष्ट प्रबंधन का पालन किया जाए। अब बात करते हैं ई कचरा 2022 का। देखो ई कचरा होता कैसे है? जैसे जो सौर पैनल वगैरह हुआ या फिर जो अपन चार्जर वगैरह यूज वगैरह करते हैं, ये सब ई कचरा के अंदर आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान वगैरह है ना वो ई कचरा के अंदर आता है। ई कचरा में EPR दिया जाता है। EPR क्या है? विस्तारित निर्माण उत्तरदायित्व, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए कि हाँ मैंने 100% ई कचरा उत्पन्न किया, इसको मैंने वापस इसका पुनर्निर्माण वगैरह कर लिया, पुनर्चक्रण वगैरह हो गया, तो मुझे एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि हाँ मैंने अपना 100% पूरा किया। यदि मैं इससे ज़्यादा कर रहा हूँ, मैंने तो 100, मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा पूरा जितना था उसका 100% का मैंने कर लिया, अब मैंने कर लिया लेकिन उसको दुगना कर लिया है, तो मैं अपने जो 100 बचे हुए हैं ना 100% जो अपने घटक इकाई वगैरह बचे हैं इसको मैं किसी और को बेच सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना कार्बन क्रेडिट का वाला, तो उसी तरह से EPR प्रमाण पत्रों की भी ट्रेडिंग की जा सकती है। अच्छा, ई कचरा को लेकर लक्ष्य कौन सा रखा गया है? देखो 2024-25 तक 60%, 2025-26 तक 70%, यानी अपन जिस साल में अपना एग्जाम दे रहे हैं उसमें 70% इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अपने से पिछले वाले साल में 60%, अपने से 10% कम है। और जब आगे वाली जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उस टाइम 80% उसका लक्ष्य होगा। इससे क्या होगा? जब ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार जो भी पालन किया जा रहा है, ई कचरे का पुनर्चक्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इससे क्या होगा कि जो खतरनाक पदार्थ होते हैं उसमें कमी होगी। खतरनाक पदार्थ सीसा, पारा, कैडमियम, इससे अपन ने देखा था कि मस्तिष्क बाधा होती है, मीनामाता रोग होता है। तो ये जो खतरनाक जो अपशिष्ट वगैरह है ना इनमें कमी आएगी। तो इनमें जैसे कमी आएगी तो जल प्रदूषण और जो मृदा प्रदूषण है उसके घटकों में भी कमी आ जाएगी। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों वाला कार, गाड़ी, स्कूटर वगैरह चल रहे हैं, तो यानी बैटरी की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कुछ कानून वगैरह होना चाहिए ना, ताकि उन बैटरियों के जो अपशिष्ट वगैरह होता है उसको प्रतिबंधित किया जा सके। तो कौन सी बैटरियों पर लागू है? सभी प्रकार की बैटरियों पर लागू है। इसके अंदर EPR यानी वो जो निर्माता उत्तरदायित्व वाला है ना उसको, और रिकवरी लक्ष्य है ना इसको निर्धारित किया गया है। क्या लक्ष्य है कि जो EV बैटरी है ना उनका 2026-27 तक 90% पुनर्चक्रित वगैरह किए जाने चाहिए, और नई बैटरियों को पुनर्चक्रित सामग्री से ही उनका निर्माण वगैरह किया जाना चाहिए। अब देखते हैं माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नए अपशिष्ट के रूप में या नए प्रदूषक के रूप में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अपन अभी बात कर रहे थे PM 2.5 की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो देखो ये तो जो माइक्रो प्लास्टिक है 1 mm से भी कम है। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, इसमें मुख्य अंतर क्या है? ये 5 mm से कम आकार के प्लास्टिक कण होते हैं, और नैनो प्लास्टिक में
1 mm से कम आकार के, जो 1 mm से जो भी छोटा आकार होगा ना, उससे जो कम प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं नैनो प्लास्टिक। और माइक्रो प्लास्टिक 5 mm से जो कम आकार के प्लास्टिक कण होते हैं उनको बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? फेस वॉश में, टूथपेस्ट में, इनको बोलते हैं माइक्रोबिट्स। और कपड़ों के जो सिंथेटिक फाइबर वगैरह होते हैं ना, उसमें पाया जाता है माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक। इससे नुकसान क्या होता है? देखो, जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक है, ये क्या करता है? ये अपने जो मस्तिष्क में, जो अपनी रक्त मस्तिष्क अवरोधक जो बनी हुई है ना, उसको पार करके अपने न्यूरॉन वगैरह तक पहुंच जाता है। और जो बच्चा वगैरह होता है, जो भ्रूण वगैरह होता है ना, उसका जो उसकी रक्षा करने के लिए प्लेसेंटा है, उसको भी पार करके चला जाता है। यानी जो बच्चा भी जन्म नहीं हुआ, उसको भी माइक्रो प्लास्टिक से नुकसान हो सकता है और वो अपंग वगैरह पैदा हो सकता है। तो काफ़ी हानिकारक है, ध्यान रखना। अब अभी मैंने बात तक किया था कि जो फॉरएवर केमिकल होते हैं, जो 2026 के लिए अपन ने इम्पोर्टेंट अपन ने देखा था ना, वो होता क्या है? जो सिंथेटिक रसायन वगैरह होते हैं ना, उनका एक समूह होता है। ये हज़ारों सिंथेटिक रसायनों का समूह होता है और ये आपस में मिलके एक कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं। ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है ये सबसे जो विघटित नहीं हो पाए, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड। ये कभी टूटता नहीं है। तो जैसे अपन ने देखा होगा, रेनकोट वगैरह होते हैं और जो पिज़्ज़ा बॉक्स होते हैं ना, वो इसी से बने होते हैं, फॉरएवर केमिकल से बने होते हैं। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है? हार्मोन असंतुलन होता है, कैंसर वगैरह हो सकता है और लीवर को क्षति पहुंच सकती है। भारत में क्या मानक है? नहीं, भारत में ध्यान रखना, मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसीलिए तो अपन पिज़्ज़ा के बॉक्स कभी इधर कहीं कचरे में पिज़्ज़ा के बॉक्स पड़े हुए रहते हैं। सिटियों में तो ऐसे ही कचरे में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनमें भारत में कभी कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। अच्छा, जो प्रदूषक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो बहुत कम टाइम तक, यानी 10-20 साल तक ही उसको जीवित रह पा रहे हैं, या कुछ होते हैं जो हज़ारों साल तक पर्यावरण में बने रहते हैं। जैसे एक तो हो गया पॉलीथीन, वो 1000 साल तक बनी रहती है। वही वो एक दूसरा कोई पदार्थ हो गया, वो 10-20 साल में ही पर्यावरण में विघटित हो जाता है। उनको बोलते हैं शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। कौन कौन से होते हैं? ब्लैक कार्बन हुआ, मीथेन हुआ, या जो ओजोन होती है, सौमंडल वाली ओजोन हुई, या हाइड्रोफ्लोरिन कार्बन। ये ध्यान रखना, ये कार्बन, ये जो पदार्थ है, ये शॉर्ट टाइम तो होते हैं, लेकिन जैसे मीथेन है, ये जो CO2 होती है ना, उसकी तुलना में 80 गुना अधिक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाती है। ध्यान रखना, जो प्रकाश का संश्लेषण जितना मान लो 1% कर रही है, तो मीथेन करती है 80%। तो CO2 की तुलना में काफ़ी हानिकारक। अपन आगे इसको देखेंगे, इनका जब अपन पर्यावरण की बात करेंगे ना, पर्यावरण परिवर्तन की बात करेंगे, तब इनको देखेंगे कौन सी CO2 की तुलना में कितनी अधिक हानिकारक है। UPSC PYQ में पूछा गया है। जब मीथेन का उत्पादन कैसे होता है? धान के खेत हुआ या लैंडफिल, पशुधन वगैरह के अपशिष्ट से इसका उत्सर्जन होता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखते हैं क्या है। ये किसके लिए बनाया गया था? ये डिकार्बोनाइजेशन के लिए मिशन तैयार किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक के इसके लक्ष्य है, ध्यान रखना। डिकार्बोनाइजेशन के लिए 2030 तक के लक्ष्य तय किए गए हैं। इन चारों लक्ष्यों को ध्यान रखना। पहला, 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन किया जाएगा। 2030 तक जो टोटल जो CO2 है ना, उसके उत्सर्जन में कितनी कमी की जाएगी? 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। और जो जीवाश्म ईंधन का जो अपने आयात करते हैं, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कमी की जाएगी। यानी अभी 2 लाख करोड़ का आयात कर रहे हैं, तो उसमें 1 लाख करोड़ की कमी कर दी जाएगी। 2030 तक के लक्ष्य है, और मुझे नहीं लगता ये पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब उल्टापन तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जीवाश्म ईंधन का आयात कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? आपको मैंने पिछले बताया था कि कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया था। उसी तरह से कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं कि जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है उसको कंट्रोल में कितना कर रहा है, उसके लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाता था। लेकिन जो ग्रीन क्रेडिट होता है वो किसके लिए? कि पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं, यानी स्वैच्छिक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए दिया जाता है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के इसके तहत ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है और उसका आयात निर्यात कर सकते हैं, जिस प्रकार कार्बन क्रेडिट का करते हैं।
ये देता कौन है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। ध्यान रखना ये लाइव मिशन के तहत आया था। लाइव मिशन आगे देखेंगे। ये व्यापार योग्य इकाई है। कौन सा? ग्रीन क्रेडिट, यानी कोई जल संरक्षण कर रहा है या वनीकरण कर रहा है, वायु प्रदूषण को कम कर रहा है और मैंग्रोव का संरक्षण कर रहा है, तो उसको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा और वो उसका आयात निर्यात कर सकता है। अब कुछ कानून वगैरह देख लेते कौन कौन से कानून बने हैं। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए बनाया था? चिरस्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए। बेसल कन्वेंशन, ध्यान रखना, बेसल कन्वेंशन जो ई कचरा होता है ना उसका सीमा पार के लिए है। जैसे कि क्या करते थे जो विकसित देश है ना, वो अपना जो ई कचरा होता है उसको जो अफ्रीका वगैरह या एशिया के जो गरीब देश है ना उनमें भेज देते थे। तो इसके लिए कौन सा कानून लाया गया? बेसल कन्वेंशन, ताकि जो ई कचरा होता है इसका सीमा पार नहीं किया जा सकते, और सीमा पार यदि कोई करना चाहता है तो उसकी पूर्व सूचित किया जाए। क्योंकि जो अफ्रीका के, जैसे अफ्रीका वगैरह हुआ है, कोई गरीब देश है, उसके जो प्राइवेट व्यापारी वगैरह हैं वो क्या करते थे कि दूसरे जो विकसित देश हैं वहाँ से रुपए के लालच में अपना वहाँ के कचरे को मंगा लेते थे और अपने देश में कहीं पर डंप कर देते थे। तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है कि बिना अनुमति के आप ई कचरे का सीमा पार ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, पूर्व अनुमति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पहले क्या ई कचरा ट्रांसफ़र तो कर रहे थे, एक देश से दूसरे देश भेज देते थे, लेकिन ऐसे नहीं भेजते थे कि हाँ मैंने कचरे का ट्रांसफ़र किया है। वो बोलते थे कि इसमें कुछ दोबारा इसका निर्माण वगैरह किया जा सकता है, इसके लिए इसको दूसरे देश में भेज रहे हैं। और जो गरीब देश होते थे वो अपनी अनुमति भी दे देते थे क्योंकि उनको रुपए वगैरह मिलते थे। तो उसको कन्वेंशन लाया गया, बेसल कन्वेंशन। मिनीमाता कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन कब आया था? ये COP 5 का है, जनवरी 2023 में आया था। वैश्विक प्लास्टिक संधि, ध्यान रखना, इसमें लक्ष्य तय किया गया है कि जो प्लास्टिक उत्पादन होता है उस पर केप लगाया जाए। ध्यान रखना, वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए कुछ एक किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। जब इसकी बुसान में बैठक हुई थी, बुसान आपको पता है ना, ये साउथ कोरिया का है, शहर है। इसमें क्या बोला गया है कि जो प्लास्टिक है उसका एक उत्पादन की सीमा लगा दी जाए देशों पर कि वो इतनी इस सीमा के ऊपर प्लास्टिक का उत्पादन नहीं करेंगे। लेकिन जो विकसित और विकासशील देश हैं उन्होंने इसका प्रतिबंध, इसका विरोध वगैरह किया। क्यों विरोध किया? कि यार अभी तक हमने विकसित की सीमा पार नहीं की है, हमने विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए हम प्लास्टिक का उत्पादन तो करेंगे क्योंकि हमारे को अभी विकास वगैरह करना है। लेकिन एक काम करो, इसकी केप मत लगाओ, इसकी सीमा मत लगाओ कि इतना उत्पादन करना है। इसकी जगह आप ऐसा कर दो कि जो प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, ताकि उसका जैविक घटकों द्वारा अपघटन किया जा सके और वो कुछ अपशिष्ट, माइक्रोप्लास्टिक का अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती हो। तो इस प्रकार के लिए किया जाएगा, यानी केप ना लगाओ, इस प्रकार के प्लास्टिक का उत्सर्जन या उत्पादन करने की अनुमति दो कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी वो आसानी से नष्ट हो जाए। तो इस कारण ये अच्छे से फॉलो नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं जन विश्वास अधिनियम 2023 की और जलवायु परिवर्तन अधिकार 2024। एक मिनट, जन विश्वास अधिनियम 2023 और जलवायु परिवर्तन अधिकार 2024 को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब अपन बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे। अपन इसमें भी देखेंगे कि UPSC में 2026 के लिए कौन सा फोकस एरिया होना चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपनी ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।